अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी गर्मा-गर्म ख़बरें आ रही हैं पाकिस्तान से और बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ख़बरें आ रही हैं और आपने देखा होगा कि आज जो आपने ख़बर सुनी इमरान खान साहब के हवाले से, कल याद है आपको कि हमने एक शो किया था उसके चंद घंटे के बाद ही, जिसमें हम अपने शो में हमने ज़िक्र किया था कि एक इस तरह का प्लान जो है वो फ़ाइनलाइज़ हो गया हुआ है और उसके ज़रिए टारगेट किया जाएगा इमरान खान साहब को। उसके चंद घंटों के बाद ही इमरान खान साहब ने कौम को बता दिया कि वो प्लान क्या है और किस तरीके से वो सारा कुछ हो रहा है। इसका ज़रा तजिया करेंगे, साथ-साथ इकॉनमी के ऊपर हमने देखा कि आज हैंड्स ऑफ कर दिया है उन्होंने, इसहाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ताला ही जो है वो करेगा कुछ ना कुछ। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो इकॉनमी की वैसे ओवरऑल सिचुएशन है, वो बदतरीन, जो इतना स्टीपेस्ट जो प्लंज है, वो कभी पाकिस्तान की इकॉनमी को नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे डॉलर के हवाले से अगर देखा जाए, तो जितनी डेप्रिसिएशन पाकिस्तानी रुपये की हो रही है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी रुपये की इतनी बेकदरी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं कभी देखी थी कि एक-एक दिन में 25-25, 26-26 रुपए जो है वो कम हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत-हाल बन रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? आईएमएफ का वफ़्द भी आ रहा है, उसका भी ज़रा देखेंगे कि क्या वो हमें क्या दे के जाएगा और उसके आने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। उधर से हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ जो हैं, वो दुबई पहुँच चुकी हुई हैं और वहाँ से आज यानी हफ़्ते वाले दिन वो पाकिस्तान पहुँचेंगी 3 बजे शायद उनकी फ़्लाइट है वहाँ से। तो उनका क्या इम्पैक्ट बनेगा और क्या बयानिया नया वाला लेके आएँगी जो चूरन वो नया बेचेंगी, देखेंगे क्या होता है। इस तमाम सूरत-हाल का तज़िया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कह तो देते हैं, लेकिन जो फ़िक्र है वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है ना, वो यकीन माने कि वो उसने दामनगीर किया हुआ है सब कुछ। अब ये या ज़रा मुझे बताएँ कि ये जो अब आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से हम शुरू करते हैं। ये तो बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। उन्होंने कहा जी कि पहले ए प्लान बनाया गया था, फिर प्लान बी बनाया गया, फिर अब प्लान सी है, जिसमें ज़रदारी साहब ने बाकायदा नाम लेके उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने एक दहशतगर्द तंज़ीम को पैसे दे दिए हैं। यानी वो सुपारी दे दी है और उनको कह दिया गया कि जी टारगेट करें। तो ये तो बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। अनटिल एंड अनलेस उनके पास कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन हो, तभी वो ऐसी बात कर सकते हैं, मेरा ख़्याल है। देखिए इसरार कसाना साहब, इस वक्त अगर पाकिस्तान में किसी को सबसे ज्यादा थ्रेट है तो वो इमरान खान है, एक बात। और इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक अकेली विकेट के ऊपर खड़े हैं वो भी इमरान खान है। यानी आप अंदाजा लगाइए ना, सारी ताकत की फोर्सेस जो है, जिसमें आपकी पॉलिटिकल एलीट है, जिसमें आपका एक किस्म का मीडिया से रिलेटेड एक बड़ा तबका है, आप इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स में देख लें, जुडिशरी में देख लें, एस्टैब्लिशमेंट में देख लें, तो लगता यह है कि ये सब लोग जो है इमरान खान के खिलाफ एक इस वक्त एक नजर आते हैं और इमरान खान एक अकेले महाज के ऊपर खड़े हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो कल खदशे का इजहार किया है, इसका एक बैकग्राउंड है। आपको पता होगा कि वजीराबाद में जब इमरान खान पर हमला हुआ, तो उससे पहले इमरान खान ने यह बता दिया था कि उन पर हमला किया जा सकता है और यहां तक कह दिया था कि उनके मुखालफिन जो है वो उनके साथ वो सलूक करेंगे जो सलमान तासीर के साथ किया था और एक मजहबी जनूनियत को बुनियाद बनाकर उन पर टारगेट किया जाएगा। फिर आपने देखा कि वजीराबाद का हमला हुआ तो ठीक आधे घंटे के बाद मुलजिम जो है वो आ गया कि उसने मजहबी जनूनियत की बुनियाद के ऊपर उन पर कत्ल का अपना इरादा किया था। तो ये एक इसका बैकग्राउंड है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा थ्रेट है और उनकी जान को खतरा है, दूसरी तरफ केपीके की पुलिस ने अपनी तमाम सिक्योरिटी वापस लेनी, यानी पुलिस वहां की हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने तमाम तर सिक्योरिटी वापस ले ली, इस्लामाबाद की तमाम तर सिक्योरिटी उनसे वापस ले ली गई है। यानी एक ऐसा शख्स जिसका थ्रेट सबसे ज्यादा है, उसके उसकी जो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी आप लैप्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इमरान खान को पैगाम ये दिया जा रहा है कि अगर आपने हमारी शराइत के ऊपर मामला तय ना किए तो आपके साथ वही सलूक हो सकता है जो अब माजी में बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। हुँ, अच्छा, अब ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि इमरान खान साहब ने बाहर निकलना है, इलेक्शन कैंपेन में जाना है, तो उनका रास्ता रोका जाए, उन्हें घर तक महदूद किया जाए, उनके अंदर डर और खौफ इतना डाल दिया जाए कि वो कैंपेन चलाने से गुरेज करें, क्योंकि उनके वो कैंपेन चलाने का एक मास्टर अपने अंदर एक सलाहियत रखते हैं। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। इस अच्छा, जहां तक है ना आसिफ अली जरदारी का जो नाम उन्होंने लिया है, अब मेरे पास तो उस तरह के कोई एविडेंस नहीं है और ये यकीनन इमरान खान साहब को कोई शवाहिद अगर है तो वो जरूर मिले पेश होंगे। करने चाहिए। हुँ, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जान को खतरा है इस वक्त। हुँ,
और आप देखिए कि बुनियादी तौर पर इस वक्त पूरी की पूरी आपकी रूलिंग एलीट जो है, उसमें हुकूमत भी शामिल है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी शामिल है, वो इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और रोजाना की बुनियाद पे ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसका मकसद मुल्क में इलेक्शन नहीं कराना। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने 90 डेज के अंदर सूबाई इलेक्शन कराने हैं और 60 डेज के अंदर अंदर जो आपने 123 या 24 नशिस्तें खाली की हैं कौमी असम्बली की, उसके अंदर आपने इलेक्शन को इंश्योर करना है। अब आप ये देखिए, जो दो बड़ों की मुलाकात हुई है फजलुर रहमान की और जरदारी की शहबाज शरीफ के साथ, उसमें यही रास्ता निकाला गया कि इंतखाबात से कैसे बाहर निकला जाए। कोई कहता है कि पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा, कोई कहता है पहले मर्दमशुमारी होगी फिर इंतखाब होगा, कोई कहता है माशी इमरजेंसी लगा दी जाए। और अब इस्लामाबाद में जो सबसे ज्यादा खबरें चल रही हैं वो ये कि जी 2 साल के लिए कौमी हुकूमत बना दी जाए, तमाम जमातों पर मुश्तमिल, या माशी माहिरीन के ऊपर मुश्तमिल एक हुकूमत बना दी जाए। यानी किसाना साहब, बात यह है कि जो 75 साल से जो पाकिस्तान को एक तजर्बा गाह बनाया गया है, वो तजर्बा गाह अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। और जितने भी एडवेंचरिस्ट हैं और जितने भी मुहिम जोई हैं लोग हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे नए नए तजर्बे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अच्छा, एक चीज थोड़ा सा मुझे जो आपने पहली बात की थी, इसके बाद हम इसी बात से कंटिन्यू करेंगे। जो आपने पहली बात की, वो मुझे सुन के तो मुझे कुछ थोड़ा सा 2007 याद आने लगा। आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब बेनज़ीर का ये भुट्टो साहब वाक़या के साथ हुआ था, तो उस वक़्त भी उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी और बहुत कम कर दी गई थी। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे और जब 1 दिन पहले भी उनको बताया गया था कि जी आप ना जाएँ, ना जलसा करें, उस वक़्त भी मुझे पता है ये मामलात हो रहे थे और उस वक़्त भी ये कहा गया कि जी किसी दहशतगर्द तंज़ीम ने इस तरह कर दिया है। तो क्या इस तरह की चीज़ें आपको कुछ सिमिलर नज़र आ रही हैं इस केस में भी? देखिए मैंने आपको इशारा किया ना कि इमरान खान को इंतखाबी कैंपेन से बाहर रखना है और उनको इंतखाबी अमल से और इंतखाबी प्रोसेस से बाहर निकालने की बात की जा रही है। अच्छा, इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें, लेकिन इलेक्शन कैंपेन से तो आप उसको नहीं रोक सकते ना। तो जब वो इलेक्शन कैंपेन में बाहर निकलेंगे तो याद रखिए वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद भी बाहर निकली थी और उनके साथ फिर जो सलूक हुआ था, फिर आप कहेंगे जी सिक्योरिटी लैप्स हो गया, हमने तो इनको मना किया था कि ये बाहर ना निकले, हमने तो इनको मना किया था ये जल्द से जुलूस ना करें। और इमरान खान वो शख्सियत है जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते। आपको पता है वो अपने जलसों वगैरह में भी सरेआम खड़े होकर बस तकरीरें करते हैं, कोई केयरलेस है, बहुत केयरलेस है। अब उनको उन्होंने खुद उन्होंने कहा है कि अब उनको ये तमाम सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे और उनको उन्होंने कहा कि जब मैं कैंपेन के लिए निकलूंगा तो मुझे इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, वो सियासी तौर पे भी टारगेट किया जा रहा है, वो फिजिकली भी टारगेट किया जा रहा है, वो मेंटली भी टारगेट किया जा रहा है और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी टारगेट किया जा रहा है और लीगली भी टारगेट किया जा रहा है कि किसी तरीके से उनका रास्ता बाहर निकालें। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू चला था कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तो देख रहा हूं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होता हुआ, ठीक है ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, मरियम भी कह रही है कि जी पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें, फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई करें। अभी हमारी एक एंकर है सना बुच्चा, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान को पॉलिटिक्स से आप आउट नहीं करेंगे, आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे, ये मामला ठीक नहीं होगा। और मैं बहुत से आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि बहुत से जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि रेड लाइन लगा दी गई है इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, अब ये रेड लाइन किसने लगाई है? अभी तो वोटों का फैसला हुआ नहीं, ये वोटर तय करेगा किसने किसके ऊपर रेड लाइन लगानी है, किस पे ग्रीन लाइन लगानी है। लेकिन पीछे से बैठ के हम ये सारा खेल सजा रहे हैं कि जनाब हमने इसके ऊपर रेड लाइन लगा दी और इसके ऊपर रेड लाइन नहीं लगाई है। तो और ये जो अभी तो ये जो तजर्बाकारी की जो बात आप कर रहे थे अभी के, तो जो तजर्बागाह बनी हुई है वो मेरा ख्याल है जो तजर्बे कर रहे हैं या जो करते रहते हैं, जाहिर है कि उन्होंने ये तजर्बा करना है ना कि इमरान खान के बगैर सारा कुछ वो आगे लेके जाएं और एक नया सेटअप इस तरह का क्रिएट किया जाए जो कि आर्टिफिशियल हो और जो चल भी ना सके। देखिए एक बात याद रखें, मुझे नहीं पता कि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे अमल में कहां शामिल है और कहां शामिल नहीं है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप पब्लिक परसेप्शन में जाएं तो परसेप्शन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इस सारे खेल के पीछे है। अब आप मुझे बताइए, मोहसिन नकवी की जिस तरह से चीफ मिनिस्ट्री के तौर पर तकर्री हुई है और जिस तरह से वुजरा के नाम आए हैं पंजाब में, और जिस तरह जो एंटी इमरान खान है उधर केपीके में ज्यादातर जेयूआई के लोग आए हैं। फिर आप ये देखिए कि इमरान खान ने जब ये कहा कि वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं तो उनको खतरा था कि निगरान वजीर आजम के इंतखाब में फिर पीटीआई को शामिल करना पड़ेगा। उन्होंने वो सारे के सारे इस्तीफे जो है वो इमीडिएटली कबूल किए
और अब वो ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने घर में बैठ के राजा रियाज के साथ बैठ के तय कर ले कि कौन निगरान वजीर आजम होगा। हाँ तो हाँ मैंने तो ये कहा है, कल भी मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि 2023 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन से पहले सियासी इंजीनियरिंग का शिकार हो गया है। हाँ अब इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउट होगी, और जैसे जैसे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठेंगे ना सार साहब, तो याद रखें एस्टैब्लिशमेंट इस अमल में शामिल हो या ना हो, उसके ऊपर होगी ये सही। एलिगेशन आएंगे और उसके ऊपर ये क्योंकि पाकिस्तान में कहा जाता है ना, कोई बड़ी चीज जो है, कोई बड़ा फैसला वो उसके बगैर तो नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर अगर आप कल तय कर लें कि हमने इलेक्शन को पोस्टपोन करना है, या हमने एक अबूरी सेटअप लाना है 2 बरस के लिए, या माशी हाँ माहरीन की हुकूमत बनानी है, या इलेक्शन को पहले मरदमशुमारी होगी फिर इलेक्शन होंगे, तो हमें समझ है ना कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। अब मसला यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान साहब के पीछे अब लोग नहीं निकल रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान साहब अब वो उनको इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले नहीं है, अब उनके हाँ पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। तो भाई फिर इलेक्शन करवा के एक सारा मसला आगे देख की लें। तरफ लाए। हाँ, मैं देख अभी लें। हाँ 4 दिन पहले मुजीबुर शामी साहब मेरे पास आए थे ताजियत के लिए भाई के हवाले से। जी तो जी उन्होंने भी बड़ी अच्छी एक बात की, मुजीब शामी साहब ने, उन्होंने कहा कि देखिए सलमान साहब, जितने मर्जी इस्टेब्लिशमेंट तजर्बे कर ले, जितने मर्जी हमारी सियासी क्यादत तजर्बा कर ले, रास्ता एक ही है उनके बकौल, और वो ये है कि आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात करवाएं। जो पार्टी इंतखाब जीत रही है उसे इंतखाब जीतने दें। अगर आपने किसी पार्टी का बजोर ताकत रास्ता रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नताइज जो है वो ज्यादा खतरनाक होंगे। अब ये खतरनाक शामी होंगे। साहब जो है, शामी साहब के बकौल, यानी मैं बड़ी वैसे मैं इंपॉर्टेंट बात वैसे थी हैरान इलेक्शन हैरान हो रहा हूँ प्रोसेस। कि शामी साहब ने ये कह दिया। जी बिल्कुल कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट का इशू आ गया है, स्टेट का बुरहान है। तो इसको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली लेके चलेंगे तो ये चलेगा, लेकिन अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली के, अब देखिए ना, अब अगर आपने इलेक्शन को पोस्टपोन करना है तो आपको अदालतों का सहारा चाहिए, अदालतों से तौसीक करानी पड़ेगी ना सारे फैसले की। बिल्कुल तो आप बिल्कुल बिल्कुल। अदालतों को भी अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए, इलेक्शन कमीशन का एक रूल है कि जब निगरान हुकूमत आती है तो बहुत ज्यादा तकरीर और नहीं होते। तबादले नहीं होते। अब आप देखिए मोहसिन नकवी साहब अपना 2020 मैच के तहत तबादले कर रहे हैं, और खास तौर पे चुन चुन के उन लोगों को लेके आ रहे हैं जो और लोग जो कोई है कोई किसी ना पूछ नहीं किसी रहा शक्ल उनको। में, उनको कोई पूछ नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। तो इसका मतलब है कि आप एक सियासी इंजीनियरिंग का माहौल तो पैदा कर रहे हैं ना। आपने हाँ तय कर लिया कि हमने किसको लाना है किसको नहीं लाना, अगर हमने इलेक्शन में जाना है, और अगर हमने इलेक्शन में नहीं जाना तो फिर वो सेटअप जो आएगा वो क्या होगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हम अपनी माजी की गलतियों से कसाना साहब सीखने के लिए तैयार नहीं है। और हमें तो आपने कहा आप गया था, जनरल जनरल बाजवा ने ये कहा था ना जी, कि हमने ये सीख लिया है कि सियासी मुदाखलतों से मसले हल नहीं होंगे। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा इस पे कॉन्शियस होना चाहिए कि नाम उनके आ रहे हैं, अगर वो नाम नहीं उनके है आ रहे हैं। तो फिर और वो अच्छा, ये जो तो वो मुख्तलिफ अपने आप को परफॉर्म करे। तजुर्बात की जी जो आप बात कर रहे हैं, ये आई नो फॉर द फैक्ट कि ये जो एक तजुर्बा जो है ना टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वाला, जी जी ये तकरीबन कोई 8-10 साल से इनके शेल्फ में पड़ा हुआ है। जी जो जी इन्होंने सोचा हुआ था कि करना है, लेकिन इनको टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब वो सोच रहे हैं कि उस तजुर्बे को अब कर ही दें। अब ये भी तजुर्बा ये ना कहे कि मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन ये इसका हाल भी मुझे लगता है कि उसी तरह ही होगा जिस तरह के पहले तजुर्बे इन्होंने किए थे और उनका हाल जो हुआ और बैकफायर हुए। ये जो आप देखें ना, आइन के साथ जो मजाक हो रहा है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए आप तैयार हो जाएं, उसकी डेट दे दी है, और दूसरी तरफ जो है वो जो सूबाई इंतखाबात हैं उनकी तरफ कोई बात ही नहीं हो रही। तो आइन के साथ तो ये सिलेक्टिव मोरालिटी वाली बात होगी ना फिर। देखिए, हमने तो पाकिस्तान में आइन को एक ऐसा खिलौना बनाया हुआ है जिसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कल वो मलिक अहमद खान का बयान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा अगर 90 दिन में इलेक्शन ना कराए तो क्या होगा। यानी अंदाजा हाँ, लगाए हमारी कमाल। दानिश्वरी का, हमारी और ये समझदारी का, कानून हमारे दान है। सियासी और विजडम ये का। कानून दान ये है। कानूनदान है, कानूनदान है। और यानी इसका मतलब ये है कि हम आइन को जैसे चाहे, जब चाहे, जिधर चाहे उसको अपने हक में इस्तेमाल कर सकते लेकिन हैं। सलमान और भाई, आप हमारे मुझे एक पास तो बात तो माशाल्लाह बताएं। लीगल एक्सपर्ट्स भी मौजूद है ना, जो हमें मुझे आप एक इस बात तरह के बताएं। मशवरे देंगे। जी वो जो पुराने ज़माने में भी हम देखा करते थे, बहुत सारे लोग इसकी मोम की तरह मोड़ देते थे इसको। ये जो आइन है, ये आप समझते हैं कि डिलीवर कर कर रहा है या करता रहा है? कोई इस तरह की सिचुएशन इसके अंदर नज़र आती है आपको इस आइन की?
यानी देखिए रोज़ाना बात जिसकी ये है चाहे कि जो चाहे इसको तोड़ दे, जो चाहे इसका हल्फ उठा के उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दे, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए तो फिर मसला ये आइन है की कि ज़रूरत क्या है हमें? देखिए ना, मसला आइन का नहीं है, मसला आइन तो मौजूद है। अब आइन पे अमल दरामद अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कौन जिम्मेदार है? आपके तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार है ना, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, लीगल लोग हैं, आपकी स्टैब्लिशमेंट है, सब जिम्मेदार है ना। तो हम आइन को हमने रख दिया है, जैसे हम जमहूरियत को इस्तेमाल करते हैं ना टूल के तौर पे, जैसे हम सियासत को इस्तेमाल करते हैं टूल के तौर पे, जैसे हम इसको आइन को इस्तेमाल करते हैं अपने टूल के तौर पे, जहां हुँ, हमें लगता है कि हम उसके अंदर उसके मुताबिक अमल कर लेंगे। और अब देखिए मैं आपको बताऊं, 5 मिनिस्टर्स मुसलसल बयान दे रहे हैं कि जी हुँ, पहले जो है ना, अभी तो इंतखाबात का माहौल नहीं है, और बाकायदा एक पूरा ग्रुप है मीडिया के अंदर, वो ये खबरें फैला रहा है अपने तज्जियों में और तबसरों में कि इस वक्त इंतखाबात मसले का हल नहीं है। हुँ। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर इंतखाबात मसले का हल नहीं है तो तो क्या क्या है? टेक्नोक्रेट्स मसले का हल है? हुँ, क्या अबूरी सेटअप मसले का हल है? क्या मोहसिन नकवी के साथ पास मसले का हल है? क्या किसी और इकोनॉमिस्ट के पास मसले का हल है? यानी ये तो वो बात है ना कि आप मर्ज का दुरुस्त इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, और हुँ, मर्ज के अंदर जो मर्ज है उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजों को जोड़ के ना आप उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये मसला हल नहीं होगा, और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। अब देखिए ना, इकोनॉमी की सिचुएशन आप देख लें। हुँ। मैं पहले भी कहता रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि जब तक आईएमएफ के साथ आपके मामला तय नहीं होंगे कोई मुल्क आपको सपोर्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, ठीक और बात है। जब अब आप देख लें, वो आईएमएफ के पास जाके आपकी रुक गई है घड़ी। और दूसरी हाँ, बात यह है कि अब आईएमएफ के पास जाते हैं तो जो इसका नतीजा निकलेगा माशी बदहाली का। अभी आपने एक सवाल किया ना, मरियम नवाज वापस आ रही हैं, हाँ, तो हाँ। मरियम नवाज अब आके, आप मेरी बात लिख लें, वो इस हुकूमत को टारगेट करेंगी। हुँ, और वो इसलिए टारगेट करेंगी कि अगर उन्होंने अवाम में जाना है और हाँ, इंतखाबी कंपेन चलानी है, तो ये नहीं कहेंगी कि जनाब ये बड़ा शानदार किस्म की हुकूमत चल रही है। वो हुँ, कहेंगी हुकूमत से गलतियां हो रही हैं, हमारे पास हाँ। हालात ठीक नहीं है, हमें एक कमजोर हुकूमत मिली है, हमें इमरान खान का बोझ मिला है, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी उस तरह, ये उनको कहना पड़ेगा, तो अदरवाइज क्या वोटर तो उनके क्या पास तो नहीं आएगा। क्या ये हमारी जो अवाम है, वो खुदा न ख़ास्ता इतनी सादा है और उसको समझ नहीं आती कि इस तरह की चीज़ों की, ये जो गुड कॉप और बैड कॉप जो हम पिछले 30-35 साल से देख रहे हैं, अब वो मरियम भी वही अगर करने जाएँगी और क्या ये चूरन जो है वो बिकेगा कि जी हम कह दें कि जी मैं नहीं आपको हमारी बड़ी ही गवर्नमेंट मैं जो है वो आपको परफ़ॉर्म नहीं कर रही। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। हमारे एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका मैं ना नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन राना सनाउल्लाह साहब लंदन जा रहे थे तो उससे एक रात पहले हमने खाना खाया इकट्ठे। तो हुँ, मैंने उनसे पूछा कि ये मरियम नवाज़ का मसले का हल क्या है? हुँ, उन्होंने कहा मरियम नवाज़ जो है वो एक लायबिलिटी है पार्टी के अंदर, ठीक है? मैंने उनसे पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, सारी पार्टी नवाज़ शरीफ के ऊपर तो इंटैक्ट हो सकती है, हुँ, हुँ, मरियम के ऊपर इंटैक्ट नहीं है। ना शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज, ना सलमान शहबाज, ना ख्वाजा आसिफ, ना एहसन इकबाल, ना वो अपना खाकान अब्बासी है, ये सब लोग। तो उन्होंने कहा कि मैंने नवाज शरीफ को मशवरा दिया है कि अगर आप आएंगे तो पार्टी इंटैक्ट रहेगी, अगर हुँ, आप ये सोच रहे हैं कि मरियम की बुनियाद पे पार्टी इंटैक्ट रहेगी तो ये बड़ा मुश्किल है। और कहा तो यह जा रहा है, ये जो आज आज जो बड़ा इस्तेकबाल होना था ना मरियम का, हुँ, हुँ, ये स्ट्रेटेजिकली चेंज किया गया है। और ये कहा अच्छा, गया कि क्योंकि अगर हम ये इस्तेकबाल करने में कामयाब नहीं होंगे तो इसका हुँ, इम्पैक्ट नेगेटिव जाएगा, तो इसको जरा उसको लाइमलाइट में थोड़ा-सा रखें। ये लो ये लो ये लेवल पे चीजें ले जाएँ। पहले से डिस्कशन चल रही है, नहीं, लेकिन आप ये मुस्लिम कह लीग रहे नून हैं के हाँ, अंदर जी, 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 आप क्या कह रहे थे? मैं कहा मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग नून के अंदर जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन इस वक्त चल रही है कि हम अगले इंतखाब में, चाहे ये बाई इलेक्शन हुँ, होंगे और चाहे वो सूबाई इंतखाबात हो या आम इंतखाबात हो, हमारा बयानिया इमरान खान के मुकाबले में क्या होगा? क्या अब जैसे होगा? इसहाक डार ने हाथ खड़े कर दिए हैं हुँ, कि हुँ, मईशत अल्लाह मियाँ चलाएंगे, तो हुँ, वोटर भी कहेगा कि जनाब फिर निजाम भी हम अल्लाह मियाँ से चला लेंगे, अल्लाह मियाँ से आपकी हमें चलवा लेंगे। जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छा आप बेसिकली ये कह रहे हैं, मैं दोबारा ज़रा रिपीट कर दूँ लोगों जी, के उनकी यूटिलिटी के लिए। आप ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक सीनियर सहाफ़ी की मौजूदगी में उनको ये कहा कि मरियम जो है, ये पार्टी के ऊपर एक बोझ है, लायबिलिटी का मतलब बोझ है ना? तो बोझ जी, है जी, बिल्कुल। और जो बोझ जो है, वो पार्टी जो है, वो इतना बोझ नहीं उठा सकती। वो इसकी वजह जिस ये है ना कि उनका हुँ, ख्याल ये है कि मरियम की वजह से पार्टी में ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है, हुँ, और जब ग्रुपिंग बहुत ज्यादा है तो जब आप उनको लेके चलेंगे तो वो मामला आगे नहीं चल सकेगा, पार्टी इख्तलाफात का शिकार होगी। तो उनका ख्याल ये था कि नवाज शरीफ साहब खुद आए, खुद लीड करे, मरियम उनके साथ हो,
कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सारे मामलात मरियम पे छोड़ देंगे ना, तो नहीं उनका होगा। ख्याल है कि इसका इम्पैक्ट। अच्छा, इसका एक और अमली सबूत भी है। आपने देखा जब मरियम को कंपेन दी गई आजाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, पंजाब के बाई इलेक्शंस की, तो इतने बड़े बड़े जलसे करने के बावजूद नतीजा क्या निकला? 0/0। तो इसकी क्या वजह है? मरियम का एटीट्यूड इस तरह का है, एरोगेंट है, क्या है, क्या वजह क्या है? देखिए, एक तो मैं हमेशा से कहता हूं, मुस्लिम लीग नून में कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है खानदान के अंदर वरासत की, कि वरासत किसने लीड करनी है, मरियम ने लीड करनी है या हमजा शहबाज ने लीड करनी है। आपने देखा कि हमजा शहबाज कुछ अरसे से पाकिस्तान से बाहर है अब तो और उनकी जगह नॉन सलमान एक्टिव। आ गया ना। कि अब उनकी जगह सलमान शहबाज ने संभाल ली है सारी जगह, और वो रेगुलर बेसिस पे मॉडल टाउन में सारे मामलात को डील कर रहे हैं। तो ये देखना ये है कि फ्यूचर में पॉलिटिक्स को कौन लीड करेगा। एक बात, मरियम लीड करेंगी। अच्छा, अब आपने खबर सुन ली है मरियम के बारे में कि जी शायद वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट होंगी अगले इंतखाब में। अच्छा, अब ये कहां तय हुआ कि वो तो वजीर आजम मरियम नवाज के नारे लगाने वाले थे, वो अब चीफ मिनिस्टर तक कैसे आ गए? तो इसका मतलब है पार्टी के अंदर नहीं, खानदान के अंदर भी एक रिफ्ट है कि जी मरियम की प्लेसमेंट क्या होगी, हमजा की प्लेसमेंट क्या होगी, सलमान शहबाज अगर आते हैं तो उसकी प्लेसमेंट क्या है, नवाज शरीफ कितना इत्तेमाद में ले रहे हैं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ कितना इत्तेमाद में ले रहे हैं नवाज शरीफ को इन तमाम मामलात में। तो पार्टी के लोग तो जो है सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि उन्हें किसका साथ देना है, इस ग्रुप का साथ देना या इस ग्रुप का साथ देना है। मेरा ख्याल है सलमान भाई कि ये जो खानदान की रिफ्ट है वो भी है, इसके साथ साथ जो सीनियर लीडरशिप है पार्टी की नून की, उसके अंदर भी ये एक इख्तलाफ मौजूद है कि जनाब जो भी आता है हमारे ऊपर सवार हो जाता है। कोई आता है, बेटा होता है, कोई पोता होता है, दोता होता है, जो भी होता है वो हमारे ऊपर सवार हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि चोर इंसान ने आपने भी ये कहा खाकान था कि अब्बासी का आपने खाकान अब्बासी का हाँ, इंटरव्यू सुना है ना? उस जी, जी। इंटरव्यू में सुन ले। उस इंटरव्यू में आपको सारी बातें नजर आएंगी कि पार्टी के अंदर ये फ्रस्ट्रेशन भी पाई जाती है कि मामलात को जो है जिस तरह से चलाया जा रहा है उससे पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हाँ, हाँ। आप अच्छा, देखिए ना, अब जरा अता ताड़र साहब आ गए हैं, अता ताड़र साहब आ गए हैं, पार्टी को लीड कर रहे हैं। हाँ, अजमा बुखारी साहिबा है, पार्टी को लीड कर रही है। सीनियर लीडरशिप कहाँ है? सीनियर लीडरशिप बात करते हुए घबराती है बहुत से बातों में। तो इनका मतलब है कि पार्टी इस वक्त, मैंने आपको कहा था, रिजीम चेंज के बाद अगर कोई पार्टी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल का दो चार है, वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो फिर यही वजह है ना कि फिर वो इलेक्शन नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन अगर हो इलेक्शन गए तो उनको तो फिर सूट ही ये नहीं कर रहे। एक्सपोज हो देखिए ना, जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। उनका ख्याल ये था कि हम इलेक्शन उस वक्त करवाएंगे जब हम इकोनॉमिकली कुछ डिलीवर करने की पोजीशन में आएंगे। और वो इकोनॉमिकली डिलीवर करने की पोजीशन आज आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है कि कहां खड़े हम। तो अब उनको लगता है कि ये इलेक्शन चाहे पंजाब असेंबली के हो जाए, चाहे वो आपके बाई इलेक्शन कौमी असेंबली के होने शुरू हो जाए, या अक्टूबर तक आम इंतखाबात का मसला भी निकाल लें, तो आप इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वायबल नहीं है इस वक्त डिलीवरी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उनको इसलिए इलेक्शन सूट नहीं कर रहा। और ये चाहेंगे, अगर मिसाल के तौर पे ये मैं आपको बात बता दूं, ये चाहेंगे कि अगर इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए इनकी अपनी हुकूमत भी खत्म होना जी, और 2 साल के लिए कोई ऐसा सेटअप बन जाए, ये इनको सूट करता है, क्योंकि इनको इमरान खान सूट नहीं करता किसी सूरत में। तो ये एक चैलेंज है जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में है। इसका अल्टीमेट नतीजा जो मैं आपको बताऊं, वो देखना सिर्फ ये है कि ये जो हम सारा एडवेंचर कर रहे हैं, मुहिम जोई कर रहे हैं, नए नए तजर्बों को रोजाना रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमने ऐसे ही पाकिस्तान को चलाना है ना जी, तो जैसे पाकिस्तान आज वेंटिलेटर के ऊपर खड़ा है ना जी, इसी तरीके से हम आगे जाएंगे। हमारा फिर मुस्तकबिल कोई नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, लोग जितने डिप्रेसिव है पाकिस्तान में इस वक्त आज, और पढ़े लिखे लोग, तबके पढ़ा लिखा तबका, मैं आपको बताऊं 18वां 19वां 20वां ग्रेड का अफसर जो है उसने हाथ उठा दिए कि भाई ये मुल्क कैसे चलाया जाएगा, मुझे बताइए। और ये वायबल नहीं है। अब आप देखिए, एक तरफ इकोनॉमिक बदहाली का हाल है, दूसरी तरफ 90 अरब रुपए जो है ना इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के जो एमएनएज हैं उनको डेवलपमेंट फंड के नाम पे दिए जाएंगे ताकि वो जाके इलेक्शन कैंपेन को रन करें। और फिर उसके बाद देखिए आपकी हुकूमत का लग्जरी स्टाइल देखे ना, उसमें कितनी बड़ी आप तब्दीली लेके आ गए हैं। दुनिया कह रही है कि ये हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमसे बैगिंग कर रहे हैं, और इनका लाइफस्टाइल देखिए, इनका हुकूमत का स्टाइल देखिए, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। उसके साथ साथ 1 अरब रुपया जो है, 1 अरब रुपया जो है वो जुडिशरी के लिए भी रखा गया है, उनके रेस्ट जी जी, ऑफिस के बकायदा लिए, उनकी जुडिशरी के लिए भी पिछले रखा गया है। खाते नई मुबारक गाड़ियां भी आ रही हैं, नई गाड़ियां भी आ रही हैं। तो ये मेरा मतलब है, ये मैच नहीं करता ना हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ। आपको याद है परवेज लाई साहब जब अभी केयरटेकर अपना चीफ मिनिस्टर थे, केयरटेकर आने से पहले, वो भी रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे थे। भाई इस तरह की माशी सूरत हाल में तो आपको अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रोकने हैं। आप अपना फोकस किसी और चीज पे करें जहां आपको फोकस करना है। लेकिन मसला यह है ना कि जज्बाती की सियासत है,
नारों की सियासत है, खुशनुमा नारे हैं, लोगों को आपने बहलाना है, लोगों को आपने कहा देखिए मैंने तो आपको फंड दे दिए थे, आगे से मेरी हुकूमत खत्म हो गई है। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे मैंने तो आपको 90 अरब रुपए दे दिए थे, अब देखे ना हाँ, आगे से हमारी हुकूमत खत्म होगी, आपने हम क्या क्या किया? कर हाँ, सकते हैं। तो ये सही बात। सारा का सारा एक जो हम जो गिमिक्स हम कर रहे हैं ना जी, ये वो पाकिस्तान की काम नहीं रियासत करेगा। के, पाकिस्तान की सियासत के, पाकिस्तान की जमहूरियत के और पाकिस्तान के आम आदमी के मफाद में नहीं है। अच्छा, आखिर में सिर्फ ये मुझे बताएँ कि जो कुछ भी किया जा रहा है, इमरान को थ्रेट भी किया जा रहा है, कत्ल का भी अब प्लान जो है वो सामने आ गया है, खुदा न खास्ता। क्या ये सब चीज़ें मिल के इमरान खान का रास्ता रोक सकती हैं जी? एक ही चीज आस्था रोक सकती है, वो ये है कि जो वोटर है हमारा पाकिस्तान का, हुँ, वो अगर मोबिलाइज हो गया और उसको ये रियलाइजेशन हो गई, जो बात मैं और आप कर रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान का रास्ता रोका जा रहा है, हुँ, वही ताकत है जो इस्टेब्लिशमेंट का खेल हो या इस हुकूमती इत्तेहाद का खेल हो, उसको नाकाम बना सकता है। देखिए हुँ, इंतखाबी धांधली जो है ना, वो इलेक्शन डे के अंदर ना बड़ा मुश्किल होता है किसाना साहब, हुँ, जब वोटर बड़ी तादाद में बाहर निकल आते हैं। तो हाँ, मैं ये बताऊं कि अगर इमरान खान के इलेक्शंस के अंदर, ये जब भी इलेक्शंस होंगे, अगर ये 60% प्लस टर्नआउट हुआ ना, सिक्सटी हुँ, परसेंट प्लस टर्नआउट, तो हाँ, एडवांटेज गोज टू द इमरान खान। और अगर ठीक। ये टर्नआउट 30, 40, 35, 40 पे रहता है, तो फिर इसका एडवांटेज इमरान हुँ, खान को शायद ना मिल सके। तो इमरान खान के पास इस सारी हालात का मुकाबला करने का एक ही रास्ता जो उन्होंने उस दिन बताया है, और वो लोगों को रास्ता निकाल। ये है कि वो एक भरपूर तरीके से कैंपेन लेके मार्केट में निकले, और उनका ख्याल ये है कि अगले हफ्ते के बाद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो सियासी जो मैदान के निकल अंदर सके। खड़े होंगे, और वो कह रहे ठीक। हैं कि वो किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अवाम से ही रुजू करेंगे, क्योंकि अवाम ही सबसे बड़ी ताकत है। यही वो बेशक, ताकत है जो आपके ड्राइंग रूम के अंदर जो खेल खेला जाता है ना जी, उसका रास्ता उसको हुँ, रोक सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और अल्लाह करे कि अब अवाम के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की खेलों का मुकाबला किस तरह करते हैं क्योंकि उनके मुस्तकबिल का मसला है और अपने जी, मुस्तकबिल के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा और वोट के ज़रिए तब्दीली लानी पड़ेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई। थैंक इंशाल्लाह यू आपसे वेरी रब्ता मच रहेगा। फरसाना भाई, थैंक थैंक यू यू वेरी वेरी मच। मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी अस्सलाम मच, वालेकुम। थैंक